गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अरे माइक का इशू हो गया था। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा साउंड का इशू हो गया था। गुड इवनिंग भाई, सब लोग आ जाइए ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सके जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आई थिंक क्लियर होगी। यस, थोड़ा सा साउंड का वो उधर से ऑफ था। चलिए क्लास स्टार्ट करें जल्दी से। तो आज का माफ़ी चाहूँगी 5-10 मिनट लेट के लिए, क्योंकि मैंने अपने अभी जो बैच में जो एप्लीकेशन पे बायोलॉजी स्पेशल की क्लास है उसको जस्ट ख़त्म किया और आपकी क्लास जस्ट अभी स्टार्ट की थी, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए भाई, केडी लाइव वालों का आदेश आ गया है पहले ही कि फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबको जल्दी से लेके आ जाइए। गुड इवनिंग भाई। चलिए सब लोग आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे और ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं। आप लोग मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैम हार्ट अटैक कैसे होता है, उसका क्या ये है, तो आज चीज़ों के बारे बताऊंगी। इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जान बच सकती है, उन चीज़ों के बारे भी बताऊंगी। बट उसके लिए सेशन के साथ लास्ट तक बने रहें। फटाफट से शेयर करिए, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और सबके तरफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए भाई, तो बता दूँ आप लोगों को, आप लोग जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है जीएस आकृति, और ये फेसबुक पेज है मेरा, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। ठीक, चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बायोलॉजी स्पेशल बैच नहीं एनरोल किया है, जल्दी से केडी लाइव ऐप डाउनलोड करिए, कूपन कोड उसमें लगाइए KD50 और उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं 499 में। मंडे टू थर्सडे इसकी क्लास हो रही है 8:30 से 10। आज हम लोगों ने उसमें नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे? हृदय रोग के बारे। हृदय रोग के कारण, लक्षण और उनका उपचार। जो भी हार्ट डिजीजेज हैं उनका रीज़न, कारण का मतलब है कि उसके पीछे क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी थोड़े से साइंटिफिक शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचे। यानी कहने का मतलब है कि उसके पीछे अंडर मैकेनिज्म क्या होता है, क्यों होती है वो चीज़, उसके पीछे पूरी प्रक्रिया क्या होती है। लक्षण मतलब सिम्टम्स, यानी कि उसके लक्षण क्या होते हैं, और उपचार यानी कि ट्रीटमेंट। चलिए इन सब के बारे में बात करेंगे, पर आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर करते रहिए, सबको लेकर आइए। आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड शेयर। चलिए, वॉचिंग से ज़्यादा लाइक की हैबिट बनाई है तो उस हैबिट को कंटिन्यूड रखिए। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है कि ह्यूमन हार्ट के बारे थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेंगे, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे कि हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, राइट? चलिए, गोविंद चौरसिया बिग फैन रिप्लाई वन टाइम। बिल्कुल भाई, अरे मैं इतनी बड़ी स्टार थोड़ी हूँ जो आप मेरे फ़ैन हैं। चलिए, मैं एक टीचर हूँ, आप मेरा पढ़ाना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग विकास चौधरी, गुड इवनिंग। यस, बहुत बढ़िया। केतन भारद्वाज, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बहुत बढ़िया। मैं इसी स्टेटमेंट के साथ एक्चुअली शुरू करने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट जो मानव हृदय है वो मायोजेनिक है। अब इस शब्द का क्या मतलब है? मायो मीन्स मसल, यानी कि मांसपेशी। ओके, मायो मीन्स मसल यानी कि मांसपेशी। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, इस बात को क्लियर करूंगी, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे, जो उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो जान ले। चलिए, ये आपको क्या लग रहा है? तो ये एक ह्यूमन हार्ट है, ये एक धड़कता हुआ दिल है। तो इसके बारे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें क्या करेंगे, जान लेंगे, और उसके बाद हार्ट अटैक वगैरह के बारे जानेंगे। धक धक करने लगा। चलिए, विवेक जी लिख रहे हैं,
आप डॉक्टर भी हैं? यस राहुल कुमार, मैं डॉक्टर भी हूँ, तभी आपको जितनी भी मुश्किल मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और चीज़ें हैं कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल सरल आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। चलो ये बताओ, ह्यूमन हार्ट के कितने चेम्बर्स हैं? मानव हृदय के कितने कक्ष हैं? बोलो मैम, ये बच्चों वाला क्वेश्चन 100 बार पूछ चुकी हूँ, एग्जाम में आता है। चलो भाई, ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, मानव हृदय के 4 कक्ष हैं। ओके, ऊपर के 2 क्या हैं? ऊपर के 2 हैं एट्रिया यानी कि आलिंद, नीचे के 2 क्या हैं? नीचे के 2 हैं वेंट्रिकल्स यानी कि निलय। ठीक, चलो इतनी सी बात हो गई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स, चलो, है ना? ये बेसिक सी बात आप जानते हो, ये भी आपको पता है, मैंने बता रखा है कि हमेशा याद रखना लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे देखोगे? वो आप देखोगे हमेशा अपने सामने वाले के हिसाब से, यानी जो आपका दाहिना है, जो आपका दाहिना है वो क्या होगा? वो आप हमेशा सामने वाले के हिसाब से देखोगे, अपने हिसाब से नहीं देखोगे। तो अगर मैं हार्ट की बात करूं, अगर मैं हृदय की बात करूं, मेरा राइट ये है तो हार्ट का राइट साइड ये वाला हो गया, मेरा लेफ्ट ये है तो हार्ट का लेफ्ट साइड ये वाला हो गया। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमेशा हार्ट के राइट साइड में, हमेशा हार्ट के राइट साइड में कैसा रक्त आता है? हिंदी में आप कहते हो अशुद्ध रक्त, इंग्लिश में आप कहते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, है ना? यही बात है। यस मैम। चलिए, तो राइट एट्रिया में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद ये जाएगा लंग के पास, इसके बाद ये जाएगा लंग के पास यानी कि आपके फेफड़ों के पास। और जब ये आपके फेफड़ों के पास जाएगा तो वहां पर क्या होगा? लंग्स में क्या होता है? लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। तो ये ब्लड कैसा हो गया? ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो जो शुद्ध रक्त होगा, वो क्या करेगा? वो आपके लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड में, हमेशा बाएं हिस्से में कैसा ब्लड आएगा? हमेशा बाएं हिस्से में जो ब्लड आएगा वो ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। चलो, ये इतनी बार बता चुकी हूं, फिर भी लोग भूल जाते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी सी बात हो गई, इतनी सी बात हो गई। अब चलो आगे। अब समझ में आ गया हार्ट और लंग का क्या सिस्टम है, कि हार्ट और लंग किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी लंग में खराबी हुई तो हार्ट पर असर पड़ेगा, हार्ट पर दिक्कत हुई तो लंग पर असर पड़ेगा। ये बात भी समझ गए। अब मैं और डिटेल में नहीं जा रही, मैं यहाँ पे आर्टरी, वेन, वॉल्व, इन सब की बात अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अभी चुपचाप से हम लोग आगे चलेंगे। चलो ठीक है, चुपचाप से हम लोग अभी क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। चलो, अब देखो, तुम्हारी बॉडी में जो मसल्स हैं, ठीक, तुम्हारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो क्या हैं? वो वेट करती हैं कि उनको न्यूरॉन्स ऑर्डर देंगे और तब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तुम्हारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो वेट करती हैं, अच्छा न्यूरॉन ने ऑर्डर दिया, न्यूरॉन ने ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ठीक है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हूँ। ठीक, लेकिन हार्ट क्या है? हार्ट भी मसल्स का बना है। ठीक है, तुम्हारा जो ह्यूमन हार्ट है वो भी किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। तुम्हारे ह्यूमन हार्ट में एक लेयर होती है, एक परत होती है मायोकार्डियम, जो किसकी बनी हुई है? जो मसल्स की बनी हुई है। तो तुम्हारा हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का। कार्डियक शब्द का लेना देना हमेशा हार्ट से है। जहां पे भी कार्डियक शब्द सुनो, किससे लेना देना है? हार्ट से लेना देना है। तो तुम्हारी बॉडी की बाकी मसल्स वेट करेंगी कि भाई न्यूरॉन जो हैं, जो तंत्रिका कोशिका हैं, वो हमें आदेश देंगी, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना, फिर हमें संकुचन होगा। चलो, लेकिन जो तुम्हारी कार्डियक मसल्स हैं, जो तुम्हारी हृदय की मांसपेशियां हैं, ये अपनी मर्जी की मालकिन है। ठीक, ये अपनी मर्जी की मालकिन है। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो इनको अपनी मर्जी का मालकिन बनाती है
नहीं, कोई तो ऐसी चीज है। अब देखो यहाँ पर आमतौर पे लोग ऐसा कहते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट वो तो एसएससी वगैरह में ज़्यादा नहीं पूछता, उसको आप 20 घंटे में ख़त्म कर दो। केडी लाइव में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस यहाँ पर नीतू मैम का कहना है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। कितने घंटे में आप कंप्लीट कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर फ्रीडम है अपने तरह से काम करने की। यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं आपको इतने घंटे में सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर फ्रीडम है अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो वैसे ही क्या है, कार्डियक मसल जो है वो भी अपने हिसाब से काम कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसको न्यूरॉन पे डिपेंडेंट नहीं है कि न्यूरॉन जब बोलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या ऐसी चीज है, कोई भी अगर अपनी मर्जी का मालिक होता है या होती है तो कोई तो ऐसी चीज है जो उसको अपनी मर्जी का मालिक बनाती है, नहीं? तो हार्ट के पास कौन सी ऐसी चीज है? हार्ट के पास जो चीज जो उसको अपनी मर्जी का मालकिन बनाती है वो है SA नोड, जिसको आप कहते हो पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जिसको आप क्या कहते हो, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, या आप कहते हो साइनोएट्रियल नोड। SA नोड, साइनोएट्रियल नोड या पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब ये पेसमेकर है क्या? ये पेसमेकर आपके कार्डियक मसल्स का ही बना हुआ है, ये बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं आ गई है। ये जो पेसमेकर है ये आपके कार्डियक मसल्स का ही बना हुआ है, ठीक है। और ये जो इनमें कॉन्ट्रैक्शन है ये खुद जनरेट कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है, ये जो पेसमेकर है ये खुद जनरेट कर रहा है। तो इसी पेसमेकर के वजह से, जिसको आप साइनोएट्रियल नोड कहते हो, इसी के वजह से हार्ट अपनी मर्जी की मालकिन है। और ये साइनोएट्रियल नोड होता कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये है आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आपके दाहिने आलिंद में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, थोड़ी सी बहुत हार्ट की बेसिक बातें बता दे रही हूं जिसके वजह से ताकि आपको चीजें और समझ में आए। चलिए, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आकृति उपाध्याय कह रही है बायोलॉजी बिल्कुल भी इजी नहीं है। चलो पता नहीं, मेरी तो यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है। एनीवे, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी जो है मेरे तक पहुंचाते रहिए। ठीक, चलिए, चलो अब जब हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज जाननी होगी, कार्डियक साइकिल के बारे, कार्डियक साइकिल के बारे। ठीक है, अब बहुत बेसिक बातें बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टॉपिक आज कुछ और है। ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझ में आए तो बेसिक बातें बता रही हूँ। आपको दो टर्म्स जानने हैं, दो चीजें जाननी हैं। एक है सिस्टली एंड एक है डायस्टली। एक है सिस्टली और एक है डायस्टली। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सिस्टली एंड डायस्टली। ठीक, ओके। बहुत सारे लोग, आप लोग ह्यूमन हार्ट को हर्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है बहुत जगह कि हार्ट नहीं बोल के लोग कहते हैं हर्ट हर्ट हर्ट, है ना। हर्ट तो दूसरी चीज है। हर्ट का मतलब अगर आपको किसी चीज से चोट लगी है, कहते हैं आई एम हर्ट, तो इट इज नॉट हर्ट, इट इज हार्ट। ठीक, तो भाई हम लोग केडी लाइव जाना जाता है नीतू मैम के नाम से, सब इंग्लिश के यहाँ पे स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा हम अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क कर सकते हैं। सो ऑलवेज try pronouncing it as heart and not hurt, right? चलिए आ जाइए यहाँ पे। कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे तो सिस्टले एंड डायस्टले, इट इज नॉट सिस्टोल एंड डायस्टोल, इट इज सिस्टले एंड डायस्टले। सिस्टले का मतलब क्या है? सिस्टले मीन्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। सिस्टले मीन्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। ठीक, एंड डायस्टले, डायस्टले मीन्स रिलैक्सेशन। ठीक, अब देखो आपको पता है ब्लड आता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, आलिंद से निलय की तरफ आपका ब्लड आता है यानी कि रक्त आता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, आलिंद में संकुचन होता है, तो रक्त जो ब्लड है वो पुश हो जाता है आपके वेंट्रिकल्स में यानी कि आपके निलय में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन का होना, संकुचन का होना कहलाता है सिस्टले। सो कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टले। ओके, समझ गए? अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, उसके बाद एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा। आप अगर कोई काम कर लोगे, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, हाँ हो गया। ठीक उसी तरह से जब एट्रिया ने ब्लड भेज दिया वेंट्रिकल को तो एट्रिया क्या करेगा? रिलैक्स होएगा।
तो रिलैक्स होना कहलाता है रिलैक्सेशन या डायस्टले। ओके, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में, अपने कार्डियोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डायस्टले के नाम से जानते हैं। ठीक, फाइन। चलो, अब पूरा कार्डियक साइकिल, जो पूरा हृदय चक्र है, उसका टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड्स। ठीक, पूरा जो क्या है भाई, पूरा जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड्स। आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कोई बता सकता है? आपका हार्ट रेट क्या है? HR इज हार्ट रेट, आपकी हृदय गति। कहने का मतलब है कि आपका दिल एक बार में कितनी बार धड़कता है, ये बात कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। यस, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड उदित। उदित, आकृति उपाध्याय, गुड। विमल पाल, अमन, वेरी गुड। 72 बीट्स पर मिनट। आपका दिल एक बार में 72 बार धड़कता है। 72 बार जो है आपका दिल एक बार में धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बेटर होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 72 बार धड़कने के लिए दिल को 60 सेकेंड्स का टाइम लगता है। 72 टाइम्स बीट करने के लिए हार्ट को 60 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो हार्ट को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगेगा? हार्ट को एक बार धड़कने के लिए टाइम लगेगा 60/72, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। दैट इज 0.8 सेकेंड्स। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ बात होगी। चलिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्डियक साइकिल यानी दिल का एक बार धड़कने में उसको 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब इस 0.8 सेकेंड में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सिर्फ 0.3 सेकेंड्स, बाकी 0.5 सेकेंड्स हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है। हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है। ठीक, तुम्हारी तरह है बिल्कुल ह्यूमन हार्ट, कि अगर 6 महीने बाद एग्जाम है तो आखिरी का 1 महीना ही पढ़ेंगे, बाकी का 5 महीना रिलैक्स करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट में भी जो सिस्टले है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है, वो सिर्फ 0.3 सेकेंड्स रहता है, बाकी 0.5 सेकेंड्स हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, सिस्टले डायस्टले किसको कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। कार्डियक साइकिल हम किसको कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल का क्या ड्यूरेशन है, ये भी समझ में आ गया, 0.88 सेकेंड्स। चलो, बहुत बढ़िया। अब जितने भी लोग अभी जुड़े हैं मैं उन सबको बता दूं, PDF पूछ रहे हो, मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, GS आकृति के नाम से। ठीक है, जितने भी लोग बायोलॉजी स्पेशल में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, जल्दी से KD लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कूपन कोड कौन सा डालेंगे, KD50, तो आपको ये बैच मिल जाएगा 499 में। मंडे टू थर्सडे इसकी क्लास होगी 8:30 से 10। आज ही हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण शुरू किया है, तो जल्दी से क्या करेंगे, इस बैच में एनरोल हो जाएंगे। ठीक, आगे चलें, अपने लाइक्स बना के रखें, अपनी एनर्जी जो है मेरे तक पहुंचाते रहिए। चलिए, आज आपको इस क्लास के माध्यम से काफ़ी सारे हार्ट के क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए। चलो, अब यहाँ पर आओ, एक और आपको शब्द जानना जरूरी है, स्ट्रोक वॉल्यूम। कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसको कहते हैं? तो एक कार्डियक साइकिल में, ओके, एक कार्डियक साइकिल में 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल यानी कि 0.8 सेकेंड, एक बार जो दिल धड़कता है, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करते हैं, वेंट्रिकल कितना, आपका जो निलय है वो कितना रक्त बाहर भेजते हैं, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज 70 ml। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप करता है वो है 70 ml। दिस इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। और दूसरा टर्म जो हमने जानना है वो है कार्डियक आउटपुट, वो है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट में आपके वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता है कि एक बार में हार्ट 70 ml पंप करता है ना, एक बार में हार्ट जो है 70 ml पंप करता है। 1 मिनट में आपका दिल 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में आपका दिल 72 बार धड़कता है। तो इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5040 मिलीलीटर
यानी लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। तो ये है आपका कार्डियक आउटपुट, ये है आपका कार्डियक आउटपुट। चलिए, तो इस बेसिक बैकग्राउंड के साथ, इस बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, आर्टरी का काम क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा आर्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं धमनी। जितनी भी आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जितनी भी आर्टरी है या जितनी भी धमनी है वो हमेशा शुद्ध रक्त उसके पास होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो शब्द मैं कह रही हूं पल्मोनरी, पल्मोनरी इंग्लिश में पल्मोनरी कहते हैं, हिंदी में फुफ्फुसीय कहते हैं, हिंदी में फुफ्फुसीय कहते हैं। जब भी आर्टरी या वेन के सामने, जब भी आर्टरी या वेन, धमनी या शिरा के सामने ये शब्द पल्मोनरी लग जाए या शब्द फुफ्फुसीय लग जाए, इंग्लिश में पल्मोनरी लगेगा, हिंदी में फुफ्फुसीय लगेगा, तो आर्टरी और वेन का मतलब उल्टा हो जाएगा। सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन अगर मैं कहूं पल्मोनरी आर्टरी, द मोमेंट यू पुट द वर्ड पल्मोनरी, जैसे ही आपने फुफ्फुस लगाया उसका मतलब उल्टा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त। ठीक, पल्मोनरी का लेना देना लंग से है। जितने भी वेन्स हैं, जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी जितना भी शीरा है सबके पास अशुद्ध रक्त है। लेकिन द मोमेंट आई पुट द वर्ड पल्मोनरी, जैसे ही मैंने फुफ्फुस से लगाया शब्द, उसका मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना, ये रूल समझ में आ गया। अब देखो, आर्टरी हमेशा क्या कैरी करेगी? शुद्ध रक्त। इसका मतलब आपके बॉडी के हर ऑर्गन को किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हार्ट को भी ज़रूरत होगी। अरे भाई, हार्ट मसल्स का बना है, हार्ट को भी तो ज़रूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना, हार्ट को भी ज़रूरत है। तो हार्ट को कौन पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी एक आर्टरी जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आयोटा, जिसको आप कहते हो महाधमनी। ये आपके पूरे बॉडी में क्या पहुंचाती है? शुद्ध रक्त। इसी का एक ब्रांच है, इसी की एक शाखा है जो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी, हिंदी में कहते हैं कोरोनरी धमनी। और यही कोरोनरी धमनी हार्ट को पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर है आपको यहाँ तक? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अब हम हार्ट डिजीजेस पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। ठीक, कोरोनरी धमनी रोग यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत प्यास लग रही। फटाफट से बताएंगे, बहुत जल्दी से। कोरोनरी आर्टरी, यस, गुड गुड गुड। आगे चले? ओह, एक सेकेंड, हाँ चलो आगे चले। तो सबसे पहले हम लोग जो हृदय रोग, ह्यूमन हार्ट की जो डिजीजेस हैं, बहुत कॉमनली आपको जो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उनका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी धमनी रोग। जल्दी जल्दी से शेयर करते रहो। केतन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम लोग हार्ट अटैक को कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से शेयर करते रहो भाई, सबको लेकर आज। इतने कम लोग क्यों हैं भाई? इतनी इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है ह्यूमन हार्ट और उसके डिजीजेस के बारे, जो सबके लाइफ से रिलेटेड है, तो जल्दी जल्दी से सबको लेकर आइए। चलिए, अब देखो क्या होता है। तुम मज़े में बहुत, अभी मौसम बदल रहा है ना, तो चलो गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाएं, या रोज़ हम लोगों की आदत होती है, अभी लॉकडाउन है तो घर में या बाहर से मंगवाकर बर्गर, चिप्स और ये सारी चीज़ों की हमें हैबिट होती है। अब ये जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, यानी कि वसा होता है, तो क्या होगा?
इन सब का डाइजेशन भी बहुत मुश्किल है। आपको पता है फैट का डाइजेशन भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से होता है। ठीक, अब जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर आपके कोरोनरी आर्टरी, आपके कोरोनरी धमनी में क्या होती हैं, जम जाती हैं इस तरीके से। जब भी आप ये चीज़ें एक्स्ट्रा खाते हैं, है ना, यस, हाई कोलेस्ट्रॉल, एग्जैक्टली, तो ये आपके कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी में इस तरह से क्या होती है, जम जाती है और ये चीज़ बनाती है जिसको हम कहते हैं प्लाक। क्या कहते हैं? प्लाक के नाम से जाना जाता है। ओके, किसके नाम से जाना जाता है? प्लाक के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें किस तरह से चीज़ें डिपॉजिट हो गई हैं। जब ये चीज़ें इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगी, अब आप खुद सोचो, क्या यहाँ पे ब्लड बहुत आसानी से मूव कर पाएगा? ये एक नॉर्मल आर्टरी, ये एक सामान्य धमनी, यहाँ पे ब्लड को जाने के लिए इतनी सारी जगह है। ये एक ऐसी आर्टरी, ये एक ऐसी धमनी जहाँ पे ब्लड को जाने के लिए बहुत कम जगह है, क्योंकि अधिकतर जगह पे ये प्लाक जमा हुआ है, क्योंकि अधिकतर जगह पर ये प्लाक जमा हुआ है ना। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड उतने आराम से फ्लो नहीं कर पाएगा, उतने आराम से ये जो ब्लड है यहाँ पे फ्लो नहीं कर पाएगा। आपको इस एनिमेशन में साफ दिख रहा है, देखो प्लाक बिल्डअप हुआ, आराम से ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है वो बह रही है, यहाँ पर प्लाक हुआ तो ब्लड जो है वो बहना क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बह नहीं पाएंगी। चलिए, ओके, तो इस बीमारी को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानी जाती है। इसका और नाम क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से वीडियो शेयर करते रहिए। जो फालतू लोग शादी और रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, अरे भाई लाइफ में कुछ बेटर करिए, है ना अजीत, लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश करिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है आपकी फालतू चीज़ों पे बर्बाद करने के लिए, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो कम से कम दूसरों की ना करें, दूसरों का समय बर्बाद ना करें। चलिए जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, फटाफट से सबको लेकर आइए, लाइक्स के माध्यम से ATP मेरे तक पहुंचाते रहिए। चलिए आ जाइए, चलो। तो ये आपको एक नॉर्मल आर्टरी दिख रही है, आपको एक ऐसी धमनी दिख रही है जिसमें क्या जमा हुआ है, जिसमें प्लाक जमा हुआ है। चलिए, जो चीज़ें आपको मैंने बताई वही सिंपल चीज़ें क्या है यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो भाई, तो सारे लोग क्या करेंगे, जल्दी से KD लाइव ऐप डाउनलोड करेंगे, कूपन कोड पुट करेंगे KD50 और जल्दी से इस बैच में एनरोल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ। अब इसी से रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक बहुत वाइड टर्म है, इसके अंडर काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है, तो पहली बीमारी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या होता है? एंजाइना का मतलब एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, एक ऐसी फीलिंग को कहते हैं, मान लो किसी ने आपका गला दबा दिया हो, कोई अगर आपको स्ट्रैंगुलेट कर दे या किसी ने आपका गला दबा दिया हो तो आपको कैसी घुटन महसूस होगी, उसी चीज़ को हम एंजाइना कहते हैं। पेक्टोरिस का मतलब है हार्ट, पेक्टोरिस का मतलब क्या है? हार्ट। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है कि आपके सीने में बहुत तेज दर्द होना, आपके सीने में, आपके चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हार्ट अटैक नहीं है, ये बात ध्यान रख लें। एंजाइना का मतलब है कि जब आपके सीने में बहुत तेज क्या होता है? दर्द होता है। और होगा क्यों? होगा क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरी के ऊपर क्या जम गए हैं? प्लाक जम गया है। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के ऊपर ये प्लाक जम गया, यहाँ पे ब्लड नहीं फ्लो करेगा, तो क्या आपके हार्ट के मसल्स तक ऑक्सीजन पहुँचेगा? आपको मैंने बताया कि आपका ह्यूमन हार्ट बना हुआ है मसल्स का, कार्डियक मसल्स का। अगर ये प्लाक है तो क्या आपके कार्डियक मसल्स तक ऑक्सीजन पहुँचेगा? कैसे पहुँच जाएगा? कैसे पहुँच जाएगा? तो क्या होगा, वो जो कार्डियक मसल्स होंगी जिनमें ऑक्सीजन जितना चाहिए वो नहीं पहुँचेगा, तो उन कार्डियक मसल्स में क्या होने लगेगा? हाइपोक्सिया। उन मसल्स में हाइपोक्सिया होने लगेगा। कहने का मतलब है कि उन मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा।
ठीक है। अब चूंकि उन मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको क्या होगा, दर्द होगा, सीने में दर्द होगा और वो चीज कहलाएगी एंजाइना। तो एंजाइना का सिंपल मतलब है चेस्ट पेन। एंजाइना का सिंपल मतलब है चेस्ट पेन। अब देखो एंजाइना दो तरीके का हो सकता है, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल का क्या मतलब है, स्थिर। अब क्या है, तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, फिर भी तुमको पता है कि भाई मुझे तो वही लड़की, उसी के पीछे भागना है। वो लड़की मजे में जा रही है गाड़ी में, तुम उसके पीछे लग पड़े ऐसे ही दौड़ने की, मैं तो इसका नंबर मांग के ही रहूंगा। उसने तुम्हें भाव नहीं डाला, गाड़ी में बैठ के चली गई, फिर भी तुम उसके पीछे दौड़ने लगे, बावजूद इसके कि तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में क्या है, तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जमा है, तुमको ये बात नहीं पता, फिर भी तुम उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हो। जब तुम उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, पर चूंकि तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में प्लाक है तो तुम्हारी कार्डियक मसल तक भी उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो तुम्हारे चेस्ट में पेन होने लगेगा। तुम्हारे चेस्ट में क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक, चलो अब तुम रुक गए कि नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा, जाती है तो जाने दे। तुम में अकल आ गई, थोड़ी सी अपने माँ बाप का की शक्ल आ गई सामने, तो तुम रुक गए तो तुम्हारा चेस्ट पेन क्या हो गया, चला गया। तुम्हारा चेस्ट पेन भी क्या हो गया, तो तुमको एंजाइना यानी कि जो चेस्ट पेन था वो पेन भी क्या हो गया, चला गया। तो वैसे एंजाइना को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, यानी कि जो एक्सर्शन से रिलेटेड हो, है ना, या उसके लिए बॉडी बनाने के लिए तुम बिल्कुल ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हो, है ना। चलो, तो स्टेबल एंजाइना तब है कि जब वो एक्सर्शन से रिलेटेड है और जैसे ही तुमने वो एक्टिविटी बंद की, वो काम बंद किया, तुम्हारा चेस्ट पेन ठीक हो गया। चलिए, ओके, स्टेबल एंजाइना। अब आ जाओ अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना कौन सा है? अनस्टेबल एंजाइना वो है कि तुम रुक गए, फिर भी तुम्हारे सीने का दर्द, जिसको तुम एंजाइना कहते हो, वो नहीं रुका। ठीक है, एक्सर्शन रोकने के बाद भी, एक्सरसाइज रोकने के बाद भी अगर तुम्हारे सीने का दर्द नहीं रुका, तब वो कहलाएगा अनस्टेबल एंजाइना। और अनस्टेबल एंजाइना में ही आता है MI, जिसको तुम अपनी सरल भाषा में कहते हो हार्ट अटैक, जिसको तुम क्या कहते हो, हार्ट अटैक, जिसको MI का मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अनस्टेबल एंजाइना का ही एक टाइप है MI। ठीक, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए आगे चला जाए तो हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रोध गलन। भाई हिंदी के जो शब्द हैं, ठीक है। चलो भाई, हार्ट अटैक तो तुम सब समझ ही जाओगे, तो हार्ट अटैक के बारे। अब हार्ट अटैक का मेन फंडा क्या है, हार्ट अटैक। चलो, नॉलेज दुनिया, चलिए भाई नॉलेज दुनिया, आप चलिए, मुझे नॉलेज दुनिया कह रहे हैं आप, नीतू मैम के यहाँ मत पढ़ाओ, कहीं और पढ़ाओ। आई थिंक नॉलेज दुनिया मुझे इनडायरेक्टली जॉब ऑफर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका ऑफर जो है हम अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट करना चाहेंगे, आ जाइए। चलिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करेंगे। तो देखो, तुम्हारी बॉडी में क्या है, हार्ट है। हार्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर है। तुम्हारा हार्ट किसका बना है, मसल्स का बना है, यानी कि मांसपेशियों का बना है। हार्ट अटैक यानी हार्ट पर हो गया है अटैक। और हार्ट पर अटैक क्यों हो गया है, हार्ट बना है मसल्स का, इन मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन। जब तुम्हारे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि जब तुम्हारे में क्या है, जब तुम्हारे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि तुम्हारे आर्टरी में प्लाक जमा है, तो सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, तुम्हारी हार्ट की मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी हार्ट की मसल्स मरने लगेंगी। सबको ऑक्सीजन चाहिए भाई, यहाँ पे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो क्या हो गया, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो मरने लगी। ठीक, इसी चीज को कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। चलिए, अब कई बार आपने सुना होगा उसको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था, तो डिपेंडिंग कि कितनी मसल्स डैमेज हुई हैं, अगर बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला और वो मसल्स डैमेज हुई हैं, तो हम
बहुत सारी अगर मसल्स है तो हम कहते हैं मेजर हार्ट अटैक। कई बार देखा है ना अपने सीरियल्स में, डॉक्टर कहते हैं इस बार तो हमने इन्हें बचा लिया, आपको इन्हें बहुत दूर रखना होगा स्ट्रेस से। फिर सारे घर वाले कहते हैं नहीं नहीं भाई इसको कोई स्ट्रेस मत दो, इसके लिए खुशनुमा माहौल बनाकर रखो, है ना। कई बार हम देखते हैं सीरियल्स में और मूवीज़ में। तो इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारी मसल्स डैमेज हो गई हैं हार्ट की ऑक्सीजन की कमी से तो क्या कहलाता है, मेजर हार्ट अटैक। या अगर कम डैमेज हुई है तो कई बार कहता है एक माइनर हार्ट अटैक था, है ना, माइनर हार्ट अटैक था। तो अगर कम मसल्स डैमेज हुई हैं तो एक माइनर हार्ट अटैक, ज़्यादा मसल्स डैमेज हुई हैं तो मेजर हार्ट अटैक। चलिए ओके, सिंपल, इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लेना देना किससे है, ऑक्सीजन की कमी से है, ऑक्सीजन की कमी से है। चलो आ जाओ, तो अब आ जाओ हार्ट अटैक के सिम्टम्स पे, हार्ट अटैक के लक्षण पे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस फूलेगा। अब सारे सिम्टम्स आप रिलेट कर सकते हो, आप सारे सिम्टम्स चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या होगा। हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा मतलब लंग्स अगर हार्ट अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं लंग्स पर भी असर पड़ेगा, लंग्स पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में जो कठिनाई होती है। छाती में दर्द जिसको एंजाइना कहते हैं, एंजाइना का मतलब हार्ट अटैक नहीं है, एंजाइना का बस मतलब है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। ठीक है, तो छाती में दर्द होगा। कई बार ये दर्द जो है लेफ्ट आर्म, ठीक है, जॉ, ये जो जबड़ा है यहाँ पर भी रेडिएट कर सकता है। बहुत बार लोगों को ऐसा होता है, स्पेशली फीमेल्स को, कि उनका जी मिचलाता है, उनको उल्टी आती है। ठीक, इसके अलावा बहुत तेज पसीना आना, बहुत तेज क्या आना, पसीना आना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण हैं हार्ट अटैक के। ठीक है, बहुत कॉमन होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत तेज पसीना आ रहा है और वो अपना बिल्कुल ऐसे छाती पकड़ के बैठा है। आपको मैंने बताया चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना, एकदम ऐसा लगता है कि कोई आपका गला घोट रहा है, इतनी तेज, इतना तेज आपके क्या होता है, आपके चेस्ट में पेन होता है, आपके छाती में दर्द होता है। ठीक है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स। ठीक है, चलिए भाई, तो जितने स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं क्या करेंगे, जल्दी से केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर लेंगे। कूपन कोड क्या लगाएंगे, KD50। बैच कितने में परचेज करेंगे, 499, और 8:30 से 10 मंडे टू थर्सडे क्लास करेंगे। चलिए, साइलेंट अटैक के बारे आपने पूछा इमरान, बिल्कुल मैं बताने ही वाली थी। कभी कभी साइलेंट अटैक भी होता है। साइलेंट का क्या मतलब है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता। देखो, एक बीमारी होती है जिसको आप बहुत कॉमनली सुनते हो, मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज यानी मधुमेह में क्या होता है कि आपके नर्व्स पे असर पड़ता है, यानी कि आपके जो नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, वो इतने सेंसिटिव नहीं होते। जो आपके नर्व्स हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते कि वो दर्द पहचान पाएं या पकड़ पाएं या आपको पता चले। तो साइलेंट अटैक वो होता है कि अटैक तो है पर चूंकि आपको बहुत भयंकर डायबिटीज है जिसके वजह से आपको न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी है यानी कि नर्व्स आपके इतने सेंसिटिव नहीं है, आम भाषा में समझा रही हूं, आपके नर्व्स इतने सेंसिटिव नहीं है कि आपको दर्द का एहसास कराएं, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट अटैक, जहां पे व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, दर्द होता है लेकिन होने के बावजूद उसको पता नहीं चलता। चलिए ओके, आ जाओ आगे। अब बात करते हैं कि डायग्नोज कैसे होता है, हार्ट अटैक जब होता है तो डायग्नोज कैसे होता है। चलो, इससे हम घर में कैसे बच सकते हैं, क्या फर्स्ट एड ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर जब भी हार्ट अटैक होता है, आप व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले उससे पूछते हैं हिस्ट्री। अब देखो, हार्ट अटैक में अधिकतर टाइम व्यक्ति क्या होता है, कॉन्शियस होता है, यानी कि वो बेहोश नहीं होता, वो होश में होता है ना। अधिकतर टाइम वो क्या होता है, वो कॉन्शियस होता है यानी कि होश में होता है, बिल्कुल। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप व्यक्ति को ले जाते हैं हॉस्पिटल, उसकी छाती में दर्द जो है वो भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले अगर व्यक्ति कॉन्शियस है, कंफर्टेबल है, तो डॉक्टर पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि अच्छा आपको कब दर्द हुआ, कैसे हुआ, इसके साथ आपका जी भी मिचलाया, आपको पसीना भी आया,
ठीक है, क्या आपका सर भी घूमा, इसके पहले भी आपको हो रखा है, आपके घर में किसी को हो रखा है, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछते हैं हिस्ट्री के फॉर्म में, पेशेंट की हिस्ट्री के फॉर्म में। उसके बाद करते हैं पेशेंट का ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, जहाँ पे पेशेंट के हाथ पैर और छाती में कुछ क्या करते हैं, लीड बना सकते हैं, लीड लगा के पेशेंट की जो क्या है हार्ट की मॉनिटरिंग है। आपको मैंने बताया आपके हार्ट में क्या है, ऐसे नोड है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या कर रहा है, जनरेट करता है, ठीक है। तो उसी सिग्नल, वो सिग्नल पूरे हार्ट तक ट्रैवल होता है, तो उसी सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए ये मशीन होती है और ये मशीन इस तरह से ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट देती है। तो ECG डॉक्टर्स को पढ़ना आता है ना, PQRST, ये 3 वेव्स होती हैं जिसके हिसाब से डॉक्टर्स पढ़ते हैं और बताते हैं कि हार्ट के कौन से एरिया में पेशेंट को दिक्कत है या अटैक कितना सीवियर था, किस एरिया के वजह से था और क्या था। चलिए, अब कई बार क्या होता है कि ये जो ECG है, अगर आप गांव देहात में देख लें तो ECG की मशीन नहीं होती है। बहुत बार ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे ECG की मशीन नहीं होती, या ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते जिनको ECG रीड करना आता हो, ठीक। तो वहाँ पर कई बार ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी डायग्नोज किया जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट कौन सा किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है ट्रोपोनिन। ओके, तो ये ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके हार्ट मसल्स में, आपकी हृदय की मांसपेशी में होती है। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो आपके हार्ट के मसल्स में होती है, और जब आपकी हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसकी मृत्यु हो रही है, तो क्या करेंगी, वो एक प्रोटीन रिलीज करेगी जिसका नाम है ट्रोपोनिन। अगर आपके ब्लड में ये ट्रोपोनिन पॉजिटिव आया या ट्रोपोनिन की मात्रा आई, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ था, ठीक। इसके अलावा मायोग्लोबिन का भी टेस्ट किया जाता है, बट मायोग्लोबिन और भी पार्ट्स में हो सकता है, तो इतना स्पेसिफिक नहीं है। सबसे स्पेसिफिक जो ब्लड टेस्ट है जो बताता है कि क्या किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ था या होने के चांसेस हैं, तो क्या है, तो उस केस में ट्रोपोनिन लेवल ये चीज़ बताता है। तो ट्रोपोनिन का टेस्ट जो है वो किया जाता है देखने के लिए कि क्या आपको हार्ट अटैक था या हार्ट अटैक नहीं था। इसको हम कहते हैं कार्डियक मार्कर। चलो, अब आते हैं दवाइयों पे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर थोड़ा सा भी ECG में दिक्कत आई, चेस्ट पेन हुआ, ECG में दिक्कत आई, तो डॉक्टर सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार जो है सबसे पहले तो कहा जाता है आप लाइफस्टाइल चेंज लाइए। लाइफस्टाइल चेंज की मैंने स्लाइड नहीं लगाई, आप सबको पता है क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, खाने में जो है हेल्दी चीज़ें खानी है, फलाना ढिमकाना, ये हम सबको पता है। चलो, दवाइयों की बात करते हैं। अब एक रामबाण दवाई जो हमेशा से डॉक्टर्स मानते आए हैं वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो क्या है, खून पतला करने की दवाई है, एक ब्लड थिनर है, ये रामबाण का काम करती है। ये ऐसी दवाई है हम सबको अपने घर पे रखनी चाहिए। कई बार ये ऐसी फर्स्ट एड का काम कर देती है। एस्पिरिन 375 mg, 375 mg, ये कई बार बिल्कुल रामबाण दवाई का काम कर सकती है कि जब तक एम्बुलेंस ना आए या जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचे, तब तक कई बार कई केसेस में ये मददगार साबित हो सकती है, ठीक है। एक बीटा ब्लॉकर के नाम से दवाई आती है, बीटा ब्लॉकर, जो क्या करती है, ब्लड प्रेशर वगैरह कम करने का काम करती है, प्रोप्रेनॉल के नाम से। ओलॉल के नाम से देख लेना, जो भी लिखा होता है, ये भी डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन सी दवाई क्यों दी जाती है, अगर ये दवाई देते हैं डॉक्टर्स तो क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह कम करने में काम आती है, प्रोप्रेनोलॉल। तो जिस भी दवाई के आगे ओलॉल लिखा हो मतलब कि वो बीटा ब्लॉकर का काम करती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी कोगुलेंट ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। शब्द सुन के डरना नहीं है, बहुत आराम से समझना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सारे ब्लड थिनर्स ही हैं, सबको हम ब्लड थिनर्स के नाम से ही जानते हैं इन जनरल।
सबका काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। सबसे पहला है एंटी प्लेटलेट ड्रग, जिसमें कि आता है आपका एस्पिरिन। चलो अब मुझे बताओ प्लेटलेट का काम क्या है। अब मुझे बताओ प्लेटलेट का काम क्या है, जल्दी से बताओ। प्लेटलेट का काम क्या है, फटाफट से बताओ। प्लेटलेट का काम क्या है, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से। एंटी प्लेटलेट नाम ही बोल रहा है, क्या करेगा? एंटी प्लेटलेट। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे सेशन को। एंटी प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग, बहुत बढ़िया। प्लेटलेट का काम है कि रक्त थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। एंटी प्लेटलेट क्या करेगी? प्लेटलेट को रोकेगी। जब भी तुम्हें चोट लगती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हें चोट लगी, ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल है, तुमको यहाँ पर चोट लगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आके प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले तुम्हारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो आके जमा हो जाते हैं। तो एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी कि प्लेटलेट को आने नहीं देगा, ठीक, प्लेटलेट को आने नहीं देगा। तो कहने का मतलब है ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा बॉडी के अंदर, रक्त थक्का शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। ये भी आपको चीज मैंने बताई है कि हमेशा ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी के बाहर होनी चाहिए, कभी भी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो एस्पिरिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी कि प्लेटलेट्स को रोकती है, प्लेटलेट्स को आने नहीं देगी। प्लेटलेट्स नहीं आएगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक। चलो दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एंटी कोगुलेंट, जिसमें की है हेपारिन, जिसमें की है हेपारिन और वॉरफेरिन, हेपारिन और वॉरफेरिन, ठीक है, हेपारिन और वॉरफेरिन। तो हेपारिन क्या करेगा? हेपारिन आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकेगा। ये भी आपको बताया कि जैसे ही प्लेटलेट्स आएंगे उसके बाद ये किसको एक्टिवेट करेंगे? ये किसको एक्टिवेट करेंगे? ये एक्टिवेट करेंगे आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि 13 थक्के कारक को। तो एंटी कोगुलेंट किसको रोकेगा? एंटी कोगुलेंट रोकेगा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को, है ना। एंटी कोगुलेंट, एंटी का मतलब जो क्या नहीं होने दे, ब्लड कोगुलेशन नहीं होने दे, और वो किसको रोकेगा? वो रोकेगा आपके थक्के कारक को, थक्के कारक को, ठीक है। नेक्स्ट आओ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रोम्बो का मतलब क्या है? जो क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉट बन गया, जो क्लॉट बनता है वो कहलाता है थ्रोम्बस। अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपके रक्त वाहिका के अंदर कोई क्लॉट बन गया तो वो कहलाता है थ्रोम्बस, रक्त थक्का कहलाता है थ्रोम्बस। किसी चीज का लाइसिस करना मतलब किसी चीज को तोड़ना। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर, किसी ब्लड वेसल के अंदर अगर थ्रोम्बस बन गया, अगर क्लॉट बन गया, तो क्या करना होगा? उस क्लॉट को तोड़ना तो पड़ेगा। क्लॉट बन गया तो क्या करोगे? उस क्लॉट को तोड़ना तो पड़ेगा। उस क्लॉट को तोड़ोगे कैसे? उस क्लॉट को तोड़ोगे तुम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन के वजह से, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन से। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, लाइसिस मतलब क्या करना? तोड़ना। तो थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन कौन से हैं तुम्हारे? स्टैटिन्स। स्टैटिन, तुमने एटोर्वास्टैटिन सुना होगा, तो स्टैटिन्स होते हैं तुम्हारे थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस। क्या आपको चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत गला सूख रहा है। फटाफट से बताइए, क्लियर है तीनों चीज़ें? तो तीनों सब ब्लड थिनर का काम करती है, पर कैसे काम करती है ये आपको समझ में आया होगा। पता है ऐसे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं ना कि मेरे पास चीज़ों का जवाब नहीं होता। कुछ लोग के सच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब दूं भी, या ये इंसान ये क्यों पूछ रहा है, ये इंसान पूछ भी क्यों रहा है। नहीं, चल क्लियर है? क्लियर है, चलिए। चलिए ओके, आगे चलते हैं। चलो अब यहां पे देखिए, वही है हेपारिन, वॉरफेरिन, ये क्या है आपके एंटी, क्या है? एंटी कोगुलेंट। स्टैटिन क्या था? थ्रोम्बोलाइटिक। अब यहां पर एक और दवाई है जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन क्या करता है? नाइट्रोग्लिसरिन आपके ब्लड वेसल्स को
डायलेट कर देता है, जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं उनको बड़ा कर देता है ताकि ब्लड आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनको डायलेट कर देता है ताकि ब्लड उनमें से आसानी से फ्लो कर सके, और क्या है, ताकि आराम से ऑक्सीजन पहुंच सके। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हम सबको घर में रखनी चाहिए। ये एक इमरजेंसी दवा का काम करती है और कई बार जान बचाने का काम करती है। कई बार जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज़ी से चेस्ट पेन होता है जिसको एंजाइना कहते हैं, तो इस नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ रखा जाता है, टंग के नीचे। ठीक है, इस नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ रखा जाता है, टंग के नीचे। ऐसे करोगे ना, यहाँ पे टंग के नीचे इनको रखा जाता है। इस दवाई को कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, सब का मतलब है नीचे, लिंगुअल का मतलब है जीभ। तो इस दवाई को जीभ के नीचे रखा जाता है और जीभ के नीचे ये दवाई क्या होती है, घुल जाती है। और ये क्या करती है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, उनको चौड़ा करती है ताकि उनसे ब्लड आसानी से फ्लो कर सके। तो नाइट्रोग्लिसरीन भी कई बार जान बचाने का काम करती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो कि क्या है, बायोलॉजी स्पेशल केडी लाइव ऐप डाउनलोड करिए, बायो स्पेशल में कोड लगा दीजिएगा KD50 और इस बैच को परचेज कर लीजिएगा 499 में। चलिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं इसमें। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स होंगे इस क्लास वाले, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं इसमें, बहुत सारे 1000 से भी ऊपर बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़े हुए हैं। तो आप भी अगर एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोल हो जाइए। ह्यूमन न्यूट्रिशन आज ही स्टार्ट किया है। चलो आगे चलते हैं। अब इमरजेंसी में अगर आप देखो कि किसी के, आपके घर में किसी को ऐसी परिस्थिति आ गई है, एम्बुलेंस आने में देर है, तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं सबको अपने घर में रखनी चाहिए, है ना। सबको अपने घर में ये दवाइयाँ ज़रूर रखनी चाहिए। एस्पिरिन, जिसको इकोस्प्रिन के नाम से आती है, इकोस्प्रिन इसका ब्रांड नेम है, कॉम्पोजिशन इसका एस्पिरिन है, 325 mg, 325 mg। ठीक, उसके बाद एटोरवास्टैटिन, मैंने आपको बताया स्टैटिन, एटोरलिप 80 एंड क्लोपिडोग्रेल। ये भी क्या है, क्लोपिडोग्रेल भी एंटी प्लेटलेट है, ये भी एंटी प्लेटलेट है। तो ये ऐसी दवाएं हैं कि एक अलग से डब्बे में इमरजेंसी मेडिकेशन की तरह सबको अपने घर में रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, ताकि अगर आपके घर में एम्बुलेंस आने में टाइम लगे या आपको किसी को हॉस्पिटल जाने में टाइम लगे, तो कई बार ये जो दवाइयाँ हैं ये जान बचाने का काम कर सकती हैं। तो उस केस में एक 325 mg का एस्पिरिन है ना, एक 80 mg का एटोरवास्टैटिन और 75 mg के 2 क्या, क्लोपिडोग्रेल। तो ये दवाइयाँ सबको ज़रूर रखनी चाहिए, जान बचाने का काम काफ़ी हद तक ये दवाइयाँ कर सकती हैं। इनको हम इमरजेंसी मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो घर की बात हुई। अब अगर आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, हमें जो है इनकी क्या करनी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, यानी कि देखना पड़ेगा कि हार्ट अटैक क्यों आया, कौन सी आर्टरी में ब्लॉक है, कहाँ पे ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है ना, उसको हटाना पड़ा, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अब इस एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेज़र पॉइंटर से समझाऊंगी। ये क्या है, एक आर्टरी है, धमनी है, यहाँ पर इसमें प्लाक डिपॉजिट है। ठीक, यहाँ पर क्या है, प्लाक डिपॉजिट है। तो एक रॉड के माध्यम से एक छोटा सा बलून घुसाया जाएगा, बिल्कुल आम भाषा समझा रही हूँ। ठीक है, उस बलून को घुसाने के बाद अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, यानी कि फुला दिया जाएगा। अंदर उसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, यानी कि फुला दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि वेसल्स को हम क्या कर देंगे, उनकी चौड़ाई बढ़ा देंगे और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा, जिसके वजह से ब्लड फ्लो कर जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो कर जाएगा। ओके, चलिए, अब उसके बाद आपने सुना होगा स्टेंटिंग कर देना, स्टेंट लगा देना। तो स्टेंट क्या है, तो स्टेंट एक मेश टाइप की चीज़ है, ताकि आपकी जो वेसल है, अब आपने फुला तो दिया, वो ब्लड वेसल वो डायलेटेड फॉर्म में रहे, यानी कि वो जो है उस अवस्था में रहे। उसके लिए ये क्या किया, इसको अंदर लेके गए, इसको एक्सटेंड कर दिया, बलून को इन्फ्लेट कर दिया और फिर बलून को निकाल दिया, ताकि ये जो ब्लड वेसल है हमेशा इसी डायलेटेड वे में क्या हो, हमेशा इसी डायलेटेड वे में क्या मौजूद रहे, प्रेजेंट रहे। ठीक, चलिए, ये क्या है, एंजियोप्लास्टी। चलो, अब एंजियोप्लास्टी से भी अगर बात नहीं बनती है तो आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी और ये सारी चीज़ों का नाम दिया जाता था। ओके,
वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चलो जल्दी जल्दी से लाइक करते रहो भाई, सेशन को लाइक करते रहो। मुझे लाइक करने से नहीं होगा, सेशन को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, सबको लेकर आओ जल्दी से। अरिंदम अभी डिनर करूंगी तुम्हारे क्लास के बाद, तुम्हारे क्लास के बाद डिनर करूंगी, ठीक है। चलो इसके बाद एक प्रोसीजर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। करते क्या है कि लेग से, है ना, देख लिया डॉक्टर्स ने कि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, पैर की एक वेन लेंगे, सैफिनस वेन, जिसका नाम है सैफिनस वेन, और क्या करेंगे, ये सर्जरी मेजर सर्जरी होती है, बेहोश करके होती है। आपका जो स्टर्नम है उसके थ्रू चीरा लगाया जाता है, आपकी हार्ट के उस आर्टरी धमनी तक पहुंचा जाता है और आपकी कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर दिया जाता है, यानी उस कोरोनरी आर्टरी से आगे हट के इस वेन को लगा दिया जाता है, ठीक है। इस वेन को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल मैं आपको आम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब है एक जगह से लगा के दूसरे जगह पर, क्या, एक जगह से निकालकर दूसरे जगह पर क्या करना, लगा देना, ठीक है। क्लियर हैं चीजें, आगे चलें, आगे चलें। तो हार्ट अटैक सबको समझ में आ गया। हार्ट अटैक जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, समझ में आ गया। जल्दी से बोलो चीजें क्लियर हो गई या नहीं। अब हम चलेंगे कार्डियक अरेस्ट कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। केडी लाइव ऐप डाउनलोड करिए, कूपन कोड लगाइए KD50 और जल्दी से 499 में एनरोल करके कल मुझसे 8:30 बजे केडी लाइव ऐप पर मिलिए, ठीक है। चलिए, स्टर्नम के थ्रू चीरा लगाते हैं रोशन, स्टर्नम के थ्रू हम लोग चीरा लगाते हैं। चलिए फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। 2 बार लाइक करने से डिसलाइक हो जाता है, अच्छा ऐसा होता है क्या? चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो। जो दवाइयां चलती हैं उनका नाम क्या है ना। अरिंदम अभी तो बताया, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, CABG। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी, कार्डियक अरेस्ट की। तो कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए साइनो आर्ट्रियल नोड के बारे। साइनो आर्ट्रियल नोड के बारे आपको मैंने बता दिया है ना। अमन डिस्काउंट तुमको तो अब ना मैं यहाँ से वर्चुअल डंडा मारूंगी डिस्काउंट की बात की तो। तुम इतना पढ़ चुके हो और कितना पढ़ोगे, और इतने कम फीस में पढ़ चुके हो फिर भी डिस्काउंट मांग रहे हो। चलो आ जाओ इधर। साइनो एट्रियल नोड जो है, मैंने तुमको बोला था हार्ट अपनी मर्जी का मालिक है। हार्ट जो है अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। अपनी मर्जी का मालिक क्यों है? क्योंकि उसके पास है साइनो एट्रियल नोड, जो कि क्या है, जो कि है पेस मेकर, जो कि है पेस मेकर। तो यहां से सिग्नल जनरेट होता है और उसके बाद वो पूरे हार्ट में जाता है, ठीक है, पूरे हार्ट में जाता है। ये है तुम्हारा साइनो एट्रियल नोड। अभी हम पूरा कंडक्शन सिस्टम डिटेल में नहीं जान रहे हैं, हम आपको अभी शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहां से सिग्नल आता है, फिर पूरे हार्ट में क्या करता है, जाता है, जिसके वजह से हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप देखो, ये साइनो एट्रियल नोड ये सिग्नल भेजता है जिससे पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक बीमारी हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट होना, अरेस्ट होने का क्या मतलब होता है, गिरफ्तार होना, यानी कि अचानक से ऐसा कुछ होना जिसके वजह से हार्ट बीट करना बंद कर जाए, हार्ट बीट करना बंद कर जाए। हार्ट अटैक में क्या होता था, क्या बोला था मैंने, हार्ट अटैक में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता मसल्स तक, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। हार्ट अटैक में क्या होता है ना, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट है, यानी कि अचानक से क्या होगा, अचानक से हार्ट जो है वो रुक जाएगा, हार्ट का अरेस्ट हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा। यानी इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कि अचानक से वो सिग्नल भेजना बंद कर देगी, ठीक, अचानक से वो सिग्नल भेजना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ब्लॉक्ड आर्टरी के वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, और अचानक से हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए, हार्ट पंप करना रोक दे, तो वो कहलाता है कार्डियक अरेस्ट, कहलाता है कार्डियक अरेस्ट। अब कई बार हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। कई बार हो सकता है इतना मेजर हार्ट अटैक आए कि क्या हो जाए, हार्ट की सारी मसल्स जो है वो फेल हो जाएं, तो हार्ट अटैक कैन बी अ कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट का एक क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है,
ठीक। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि हार्ट का रिदम जो है ना, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम एरिदमिया बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिदमिया बोलते हैं। अब जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डियक अरेस्ट कैसे डिफरेंट है हार्ट अटैक से सिम्टम्स वाइज। मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक में जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस होता है, वो होश में होता है, वो है ना। अधिकतर टाइम हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो है वो कॉन्शियस होते हैं, होश में होते हैं, वो अपना ऐसे दिल पकड़ के बैठे होते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पसीना आता है, वो बिल्कुल घबराए होते हैं। कार्डियक अरेस्ट में अगर आप अपने सामने देखो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश हो गया, ठीक, उसकी जाके आप सांस चेक करोगे, उसको कोई भी सांस नहीं आ रही होगी, उसकी नब्ज चेक करोगे, कोई भी पल्स नहीं होगा, आप उसके सीने पे देखोगे, उसका ना चेस्ट राइज होगा ना चेस्ट फॉल होगा, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। क्या हो गया है? कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट होना हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ। बायोलॉजिक डेथ है ब्रेन डेड होना, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है क्लिनिकल डेथ होना, है ना, कि जहाँ पे व्यक्ति अचानक से बेहोश होगा, आप उसके नाक के पास उंगली रख के देखोगे, आपको फील होगा कि वो सांस नहीं ले रहा, उसका पल्स नहीं है, उसकी नब्ज नहीं है, ठीक है, उसका चेस्ट राइज नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले किसी को बोलोगे जल्दी से जाओ, क्या बुलाओ? एम्बुलेंस को बुलाओ, ठीक है। और क्या करोगे उसके बाद आपको एक लाइफ सेविंग चीज़ हमेशा से आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर हो, एक आम इंसान भी वो चीज़ जान सकता है, एंड दैट इज़ नोन एज CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग, रेजिस्टेशन मीन्स किसी को वापस जिंदा करना। CPR कैसे दिया जाता है ये सब सीख लो, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि आप जिंदगी बचा सकते हैं CPR से। CPR के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको कहते हैं CPR, क्या करना होता है CPR में? देखो CPR अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में, जिनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बहुत अच्छी खोज की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था CPR-10। CPR-10 का क्या मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट होने के 10 मिनट के अंदर, कहते हैं अगर आप इसमें 1 मिनट भी लूज करते हो तो आप 10% चांस है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो CPR-10 क्या है कि 10 मिनट के अंदर और 10 मिनट तक आप क्या करते रहो? CPR देते रहो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब देखो, पहले के इस टाइम में माना जाता था कि कोई अगर सांस नहीं ले रहा तो आप उसको मुंह के माध्यम से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दो और उसको क्या करो, उसको आप ऑक्सीजन दो, ठीक है, उसको आप वेंटिलेशन दो। लेकिन कई बार हाइजीन और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जो है उस चीज़ को नहीं मानते। बट CPR में करते क्या है? CPR में आप व्यक्ति को सबसे पहले किसी ठोस सरफेस पे लेटाते हो, किसी बिल्कुल कड़क फर्म सरफेस पे, बिस्तर पे नहीं, कहीं भी ज़मीन पे जो बिल्कुल ठोस फर्म सरफेस हो, ठीक है। हाथ को इस तरह से रखोगे, एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, ठीक है। हाथ कहाँ पर जाएगा आपका? उस व्यक्ति के सीने के बीचों बीच, 2 निपल्स जो होते हैं, 2 निपल्स के बीचों बीच आपका हाथ जाएगा और आप क्या करोगे? आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे। आप क्या करोगे? 2 निपल्स के बीच इस तरह से ऐसे हाथ रखोगे और हाथ वाले इस हिस्से से, ठीक है, आपने उस व्यक्ति को लेटाया, आप खुद घुटने के बल रहेंगे और क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति का चेस्ट कंप्रेस करेंगे, है ना, जो वहां पे इस तरह से क्या करेंगे? CPR देंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। किस रेट पे? 100 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 बार गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, इतनी तेजी से करना है कि 1 मिनट में 100 बार करो। आप कर क्या रहे हो? आप उसका कर क्या रहे हो? आप उसका हार्ट चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका हार्ट चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो 100 पर मिनट की स्पीड से आप क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशन करोगे, और करते रहोगे जब तक कि या तो वो उठ ना जाए, या उसकी सांस ना आ जाए, या जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। ओके, सो दिस इज योर CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कितने इंच तक करना है? दबाओगे 1.5 इंच तक, 1.5 इंच।
स्पीड से करोगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि सीपीआर देते टाइम जो रिब्स हैं, है ना, जो रिब्स हैं व्यक्ति के, वो टूट जाते हैं। रिब फ्रैक्चर एक बहुत कॉमन चीज़ है जो सीपीआर में देखी जाती है, बट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीपीआर ना दें। अरे रिब फ्रैक्चर है तो कम से कम जिंदगी तो बच जाएगी। अगर आप सीपीआर नहीं दोगे रिब फ्रैक्चर के डर से, अगर आप सीपीआर नहीं दोगे रिब फ्रैक्चर के डर से, तो क्या होगा, जान जा सकती है। ठीक है, तो सीपीआर देते टाइम रिब फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है जो देखा जाता है। तो सीपीआर टाइम क्या है, 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक, विद इन 10 मिनट्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट 10 मिनट तक 1.5 इंच का कंप्रेशन देके 1 मिनट में 100 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है। दिस इज नोन एज सीपीआर। आप डॉक्टर हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सीपीआर में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम लोगों की स्पेशल जो थी ट्रेनिंग हुई थी अमेरिकन उसके एसोसिएशन से क्या कहते हैं, सीपीआर के लिए। ओके, सीपीआर के लिए तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज होते हैं, वो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हों। वो कोर्स होता है और उस कोर्स में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 3 साल तक। तो ज़रूर ये चीज़ें जो हैं करनी चाहिए। पानी में डूब जाए कोई, रेस्क्यू करे, तो उस केस में भी आप सीपीआर कर सकते हैं। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो वो तार हटा के फिर भी आप सीपीआर कर सकते हैं। तो जान बचाने वाला मैनूवर है ये। अब आप पूछ रहे हैं डीफिब्रिलेटर क्या होता है। तो डीफिब्रिलेटर, AED कहते हैं इसको, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफिब्रिलेटर। आप लोगों ने शायद पिक्चर्स में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि ऐसे शॉक देते हैं और वो इंसान क्या होता है, फिर जगता है या नहीं जगता। तो डीफिब्रिलेटर के माध्यम से हम उस व्यक्ति के हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको जगाने की कोशिश करते हैं। ठीक, डीफिब्रिलेटर, बट ये एम्बुलेंस में होता है या हॉस्पिटल में होता है, तो इस पर डिपेंडेंट ना रहें। बेशक ये भी एक तरीका है, बट कार्डियक अरेस्ट के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो मैं डिटेल में अभी नहीं जानना चाहती क्योंकि आपके लेवल की चीज़ नहीं है। एक एसिस्टले होता है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या नॉन शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट में आप डीफिब्रिलेशन नहीं कर सकते। तो काफ़ी गहरी चीज़ें हैं जिनमें आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि वो ना तो आपकी लेवल की है ना तो अभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, सीपीआर देना एक ऐसी चीज़ है हर इंसान को आनी चाहिए। आप सीख लेंगे, अभी शायद आपको देखकर इजी लगे, बट वो एक्चुअली जब किसी पेशेंट पे करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर सबको ये चीज़ आनी चाहिए, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, चलिए। तो इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ID से भी जुड़ सकते हैं। और जल्दी से क्या करिए, KD लाइव ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए। कूपन कोड कौन सा लगाएंगे, KD50, और इस बैच में एनरोल हो जाइए 499 में। कल 8:30 बजे ऐप पे मैं मिलूंगी। ठीक है, बैच लेने में कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 73515 पर। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा इस नंबर पे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आए बैच से रिलेटेड, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो हार्ट इश्यूज़ हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखें। एक कोविड के केस में पूछ रहे थे लोग, तो कोविड जो वायरस है वो आपके हार्ट के मायोकार्डियम, जो हार्ट की मसल्स है, उस पर भी बहुत अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे कोविड केसेस में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है क्योंकि जो वायरस है वो आपके हार्ट के मायोकार्डियम पे असर कर रहा है, जिसके वजह से मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो रहा है जो कहलाता है मायोकार्डाइटिस। जो क्या कहलाता है, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड यहाँ पे मैं लिख दूं, 1 सेकेंड। मायोकार्डाइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन, किसका इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन। कोविड आपको पता है सीधे लंग पे असर कर रहा है, लंग का फेलियर हो रहा है, उसके वजह से हार्ट तो प्रभावित होगा ही, और कई बार हार्ट पे भी मायोकार्डाइटिस कर रहा है, जिसके वजह से हार्ट संबंधी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है कोविड के केस में। ठीक है, चलिए, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मोस्ट प्रॉब्ली परसों लूँगी आपका सेशन, ओके, यूट्यूब पे।
तो बने रहिए, जल्दी से बैच में इनरोल हो जाइएगा। कल 8:30 बजे बैच ऐप पर क्लास होगी और परसों आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी। ठीक है, परसों जो है यूट्यूब पर क्लास होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।